आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है कहीं ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो आइए आज हम लोग भारत की नदियाँ से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ है। कौन कौन नदियाँ हैं जो हिमालय पार की नदियाँ हैं? देखिए, अगर नदियाँ की बात है तो हम लोगों ने भारत के नदियों का जो विभाजन है वह मुख्यतः किस प्रकार से किया था? दो तरह से किया था। एक हम लोगों ने किया था कि हिमालयी या उत्तरी भारत की नदियाँ, और दूसरा हम लोगों ने किया था प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियाँ। तो इस तरह से बांटा गया था। जो हिमालय या उत्तरी भारत की नदियाँ में थे मुख्यतः तीन नदी आ रहा था। कौन कौन आ रहा था? हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ थीं। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय में था उसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। कौन कौन दो भाग था? एक पश्चिमी घाट की नदियाँ और दूसरा हम लोगों ने देखा था सह्याद्री या विंध्य श्रेणी के श्रेणियाँ। सह्याद्री या विंध्य श्रेणी कहने का मतलब जो उस श्रेणी से आके निकल रहा। पश्चिमी घाट में जिसमें गोदावरी था, कृष्णा था, कावेरी था, और जो सह्याद्री या विंध्य श्रेणियाँ में जो था वह नर्मदा, ताप्ती और महानदी था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार नदियाँ। देखिए, हिमालय पार नदियाँ क्या है? हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, वह मुख्यतः पूर्ववर्ती नदियों में से, जैसे जो कहाँ होता है, कैलाश पर्वत के निकट से होता है, जिसमें कौन कौन हो गया? सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और सतलज हो गया। यही तीनों हैं जो हिमालय के बाहर है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है वह कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर चेमायुंग। ब्रह्मपुत्र का है जो कैलाश पर्वत के जो श्रेणियाँ हैं वह मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमनद से निकलती है। जबकि सिंधु नदी का क्या है? यह भी कैलाश पर्वत के निकट जो इसका उद्गम है, यह क्या है? बोखरचू हिमनद से निकलती है। और सतलज का क्या है? यह सतलज नदी कैलाश यानी तिब्बत के पठार में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। तो ध्यान में रखेंगे, यही तीन नदियां हैं जिसे हिमालय पार की नदियां कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जिसका हम लोगों ने उद्गम स्थल भी देखा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए, सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है, 2900 किलोमीटर है। और उसके बाद बात की जाए सिंधु नदी है जो 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसमें सिंधु की चर्चा नहीं हुई है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। इसमें है गंगा के बाद गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, जबकि यह सबसे, इस तीनों में से सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और नर्मदा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और आपको यह पता होना चाहिए कि गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी नर्मदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बृहत्तम नदी कौन सा है? सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत का? गोदावरी। अभी हम लोग देखें गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा की हुई, कृष्णा की लंबाई लगभग इसका है, कृष्णा की बात की जाए तो 800 समथिंग इसी के पास में है, एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन गोदावरी से इसका लंबाई कम ही है, यह ध्यान में रखिएगा। लगभग कृष्णा भी है 1400 किलोमीटर लंबा। और महानदी की बात की जाए तो महानदी कितना लंबा है? यह 851 किलोमीटर है। और गंगा की बात की जाए तो 2525। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 में है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब यह मिलती है तो क्या होता है? डेल्टा का निर्माण करती है। और वह जो डेल्टा होता है सुंदरवन का डेल्टा, जो पूरे भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो ऑप्शन 1 में सही है। जमुना है, जमुना हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों आपस में मिलते हैं तब वह जो धारा होती है जमुना कहलाती है। मेघना होता है जब क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब यह ब्रह्मपुत्र नदी
किसके नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। सॉरी, मेघना है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्या है, जो मिलन है धारा, वह मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और डी में सांगपो है। तो सांगपो आपको पता होगा जब क्या होता है, यानी जब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब तिब्बत के पठारी या शुष्क मैदान में जब वह 1200 किलोमीटर का दूरी तय करती है, तो उसी में से वह सांगपो के नाम से जानी जाती है। और फिर वह हिमालय के समानांतर भी 1100 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद वह क्या होता है, हिमालय के पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा से डायरेक्ट क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखेंगे, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ क्या है? अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि नौगम्य का मतलब क्या हुआ। देखिए, नौ का मतलब होता है नौका, और नौगम्य, गम्य का मतलब होता है पानी प्लस धारा, यानी कहने का मतलब वैसी नदियाँ जो क्या हो, जहाँ पर जिसकी गहराई, चौड़ाई और गति इतनी हो कि जलयान आसानी से पार कर सके, तो उसी को नौगम्य नदियाँ कहते हैं। तो इस कौन ऐसा नदी है जो नौगम्य नदियों में से जाना जाता है? पहला है कावेरी और गोदावरी। तो यह नौगम्य नदियाँ नहीं हैं जहाँ पर जलयान चलता है, क्योंकि इसमें उतनी मात्रा में जो होना चाहिए जलयान को चलने के लिए वह यह उसको फॉलो नहीं करता। गंगा ब्रह्मपुत्र 6 में लीजिए, तो यह सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र है जिसमें क्या होता है, उस चीज़ को फॉलो करता है जो गहराई, चौड़ाई और इसकी गति इतनी होती है कि जलयान को आसानी से पार कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सेतु बनाया गया? तो आपको पता होगा जो बिहार में स्थित है गांधी सेतु पुल, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में है, तो इसी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखेंगे, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन नदी है? गंगा ब्रह्मपुत्र। हम लोगों ने अभी देखा, जो गंगा जब ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में आती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है तो वह जमुना के नाम से आने थे। यही गंगा ब्रह्मपुत्र की धारा मिलकर मेघना बनाती है, और वही मेघना सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है। और यहाँ पर सुंदरी नामक क्या पाया जाता है, पादप पाया जाता है, जो तेज़ी से विकास होता है। और यह डेल्टा पूरा भारत का नहीं, पूरा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको अभी हम लोग चर्चा किए, गंगा का जो गंगोत्री से इसका उद्गम स्थान है। यह जब गंगा क्या होता है, गंगोत्री से निकलती है तो वह भागीरथी के नाम से निकलता है, और वही उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर उधर से अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा यहीं से वह गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड गंगा हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र के लिए अभी हम लोग चर्चा किए थे कि तिब्बत से मानसरोवर के निकट चेमायुंग, जो चेमायुंग है उसी से ब्रह्मपुत्र नदी का चेमायुंग हिमनद से उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब बताइए, भारत में नहीं है। कावेरी का बिल्कुल भारत में है। कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। यही कावेरी है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और नर्मदा नदी, इसका हम लोगों ने देखा अमरकंटक से यह निकलती है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाती है, भारत से बाहर तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमनद से इसका प्रवाहित होता। और गंगा भी क्या है, उत्तराखंड के, जो हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड से भागीरथी का मुख्य धारा निकलता है, और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर वह मिलता है, जो अलकनंदा, और वह गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखेंगे, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती? देखिए, हम लोगों ने अभी चर्चा की, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब वह कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमखंड से जब वह प्रवाहित होती है, तो वह तिब्बत के शुष्क एवं मैदानी पठारों में लगभग 1200 किलोमीटर चलती है, और यहीं पे वह सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर वह क्या होता है, हिमालय श्रेणी के, महान हिमालय श्रेणी के समानांतर फिर वह 1100 किलोमीटर बहती है। उसके बाद अचानक वह अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बर्मा से वह अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो यही अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। तो
यह लंबाई कितनी है? तो देखिए सिंधु नदी मतलब 20 किलोमीटर का अंतर है। ऐसे सिंधु का बोला जाता है 2880 और ब्रह्मपुत्र का 2900, तो लगभग बराबर ही है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? तो तिब्बत में मानसरोवर की अभी हम लोग चर्चा किए, मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है तिब्बत से, वहाँ से क्या कौन कौन निकलती है? अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमनद से निकलती है। उसके बाद सिंधु की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी भी कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से निकलती है। और सतलज की बात की जाए तो सतलज भी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से यह प्रवाहित होती है। तो तीनों नदी इन्हीं के पास में आसपास से निकलती, तो यह सभी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप का निर्माण करने वाला नदी। यह विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो असम में है, यह किस पर है? यह बना हुआ ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो वहीं पर उस द्वीप का निर्माण होता है, यानी यहाँ से अवसादों का जमा हो जाता है, उसके बगल से होकर नदियाँ निकल जाती है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। नेक्स्ट 15 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। अब गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी आपको पता होगा, गोदावरी क्या होता है? वह पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर कावेरी की बात की जाए तो यह भी पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी में गिरती। कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा भी पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी। बेतवा यही है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर मिलती है। बेतवा ही नहीं है, इसमें हो गया चंबल, हो गया केन, हो गया चंबल नहीं बोलिए, केन, बेतवा, ये सभी नदियाँ क्या हो गया जाकर क्या होती है? यमुना में मिल जाती है। तो ये इसका बेतवा सही होगा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती। कहाँ से? ये चंबल, केन, बेतवा, ये उच्च मध्यवर्ती मैदान जो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उसको मतलब ये उच्च मध्यवर्ती मैदान जिसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखा जाए निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कारण क्या होता है? जब कोसी नदी हिमालय से निकलती है तो क्या होता है? पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसादों को लेकर आती है, और वही अवसाद को लाने के कारण क्या होता है? नदियाँ अपना मार्ग हर एक साल बदल लेती है, और इसी बदलने के कारण क्या होता है? यह क्या होता है? शोक के रूप में जाना जाता है बिहार का। तो ध्यान में रखेंगे वह कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से बाहर से निकलती? कौन कौन? गंगा तो हिमालय से निकलती, यमुना भी, सतलज भी, रावी, अच्छा रावी भी निकलती। सतलज क्या होता है? यह हिमालय से परे है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 में। 18 का रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? देखिए विनाशक नदी कौन कहलाता है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। अभी हम लोगों ने देखा कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कोसी नदी को विनाशक नदी? क्योंकि यह जो क्या होती है, जब यह पर्वतीय भागों से निकलती है तो उस क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती है। फलस्वरूप क्या होती है? नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है, और इसी के लिए वह क्या होता है? विनाशक के रूप में कोसी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 में। 19 कह रहा है कि कौन सा नदी बंगाल का शोक कहलाता है? देखिए बंगाल का शोक हम लोग किसे कहते हैं? वह दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी निकलती कहाँ है? छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भागों से निकलती है। तो यह क्या है? बंगाल का शोक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अभी तत्काल में बात की जाए, जो दामोदर नदी है वह काफ़ी दूषित है, प्रदूषित नदी है। इसी के दामोदर नदी में एक और घटना था जो 1938 ईस्वी के साथ इस दामोदर नदी से एक एडम्स नहर का निर्माण किया गया था 1938 में ही। किस लिए? यह 65 किलोमीटर लंबी नहर के रूप में निर्माण किया गया था, ताकि क्या हो सके? लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जा सके। तो ये दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है, जो अभी काफ़ी प्रदूषित नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखेंगे वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? ये देखिए अमरकंटक पठार कहाँ हो गया? जब हम लोग पढ़े थे कि जो सतपुड़ा श्रेणी है मुख्यतः उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला
राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में मध्य महादेव की पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ। उसी मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है और उस अमरकंटक से क्या होती है, एक सोन नदी निकलती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर चली जाती है, और एक क्या निकलती है, सोन के बाद एक निकलती है नर्मदा नदी जो फ्रांस घाटी से होकर गुजरती है, और एक महानदी भी निकलती है। तो इसमें करा दो गो है, तो नर्मदा और सोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखेंगे। 21 कह रहा है तवा किसकी सहायक नदियां हैं। तो तवा यह किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए हम आपको बता दें, यह जो अरुणा नदी है यह कौन नाम जाती है, वह कोसी। जो कोसी का मुख्य धारा है वह अरुणा नदी ही है, अरुणा धारा ही है इसका प्रमुख धारा। इसमें बोला जाता है कोसी नदी का जो निर्माण हुआ 7 धाराओं से हुआ है, और इस 7 धाराओं में अरुणा ही सबसे प्रमुख धारा है, इसलिए अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है कोसी को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखा जाए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा से एक ही नदी आपको क्लियर होगा, क्या होता है, वह महानदी गुजरती है जो अमरकंटक से निकलती है और लगभग 800 समथिंग किलोमीटर, 851 किलोमीटर दूरी कर हुआ बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, तो महानदी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 24 में इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी का स्रोत है। तब इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है, तापी नदी का, माही नदी का, चंबल नदी का, महानदी का। देखिए तापी नदी का तो होगा नहीं, माही नदी का भी नहीं होगा, क्योंकि माही नदी क्या होता है, यह अरावली के पश्चिमी भाग से माही और लूनी निकलती है, लूनी का तो विलुप्त कच्छ के रण में ही हो जाता है। लेकिन चंबल नदी ये जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, जो क्या है, मालवा के पठार से निकलती है। सिर्फ चंबल ही नहीं, चंबल, बेतवा, केन ये सभी, तो इसका चंबल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 25 में, भारत की लवणीय नदी के नाम से कौन जानी जाती है। अब बताइए लवणीय नदी, माही, लूनी, बनारस, साबरमती। तो लवणीय नदी के रूप में यह लूनी नदी जानी जाती है। यह यही एकमात्र लूनी नदी है जो क्या होता है, मतलब स्थलीय से निकलता है और वहीं विलुप्त भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखा जाए, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए क्या है, नर्मदा नदी जबलपुर के निकट क्या होती है, एक बहुत बड़ा महाखंड का निर्माण करती है। जैसे जबलपुर हो गया, इस जबलपुर महाखंड का निर्माण करती है, जो इस महाखंड वही धुआंधार जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, वही कपिलधारा के रूप में भी है। तो ध्यान में रखेंगे, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। देखिए ज्वारनद मुख का मतलब हो गया कि, मतलब कहने का मतलब ज्वारनद मुख मतलब क्या कहिए कि आधा बंद भाग है जो क्या है, खारे पानी का है, तो वही ज्वारनद मुख होता है। इस प्रकार जैसे ये नदियाँ निकली, इधर समुद्र की नदियाँ हो गई, तो आधा बंद है, पूरा नहीं खुला हुआ है, इस तरह से है। जैसे यहाँ पर क्षेत्र हो गया इस तरह से, तो यह जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, कौन करती है, यह नर्मदा नदी करती है। और आपको बता दें यह नर्मदा नदी जो है वह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। लगभग यह 27 किलोमीटर लंबी ज्वारनद मुख का यानी लंबी यह ज्वारनद मुख बनाती है, जब यह कहाँ, अरब सागर में मिलती है। 28 में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन शेष नदी शेष 3 में विशिष्ट रूप से भिन्न है। शेष 3 में विशिष्ट रूप से, ऑप्शन पढ़िए, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी। ये कावेरी ऐसा नदी है जो पश्चिम से पूरब, तीनों नदियाँ पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा यह तीनों से भिन्न है। कारण यह नदी जो है जो पूरब से पश्चिम अरब सागर में गिरती है, तथा यह जो नदियां हैं ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरने के कारण यह अवसादों को नहीं ला पाती है, इसलिए यह डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है, तो ये हो जाएगा। 29 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अब बताइए कि एस्चुरी नहीं बनाता है। एस्चुरी का मतलब क्या हो गया, ज्वारनद मुख, जो अभी हम लोग देखे थे। ज्वारनद मुख कौन नहीं बनाता है, तो महानदी नहीं बनाती, नर्मदा भी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है और मांडवी भी बनाती है, लेकिन महानदी नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखेंगे, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है।
तो डेल्टा अभी हम लोगों ने देखा, डेल्टा क्या होता है, जो अवसादों को नदियों के द्वारा बहाकर काटकर अपवर्दन कर लाया जाता है, जो जमा हो जाता है, वही डेल्टा होता है। तो डेल्टा कौन ने बनाता है, तो हम अभी आपको बताएं कि नर्मदा और ताप्ती ऐसा है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है, जिसके कारण वो अवसादों को नहीं ला पाता है। तो यहाँ पर तापी हो जाएगा। गंगा, गोदावरी, महानदी ये सब होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो बताइए कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी, वह चंबल की सहायक नदी है। यही चंबल है जो जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, जो मालवा के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अमरकंटक से पठार से मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी है जो उत्तर से दक्षिण में जाकर मिलती है, और एक नदी है जो पूरब से पश्चिम में जाकर गिरती है, और तीसरा नदी है जो पश्चिम से पूरब में आकर गिरती है। तो यह जो हो जाएगा कौन, तवा नदी। नर्मदा भी निकलती है, गोदावरी भी निकलती है, और सोन भी निकलती है। 32 गोदावरी नहीं निकलती है, महानदी निकलती है, इसलिए तवा नहीं होगा। तवा तो उसका सहायक नदी है, नर्मदा का ही सहायक नदी है, इसलिए गोदावरी होगा, क्योंकि गोदावरी क्या है, महानदी के नीचे है। और गोदावरी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, यह इसका जो महाराष्ट्र के निकट है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 में, महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। अब देखिए, महानदी, नर्मदा और सोन, यह भी हम बताएं, यह जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखेंगे, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अब बताइए, अभी हम लोगों ने बताया कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यानी क्या होता है कि आधा बंद होता है, घुरा हुआ हो, तो ज्वारनदमुख नर्मदा और ताप्ती बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अभी चर्चा की है कि भ्रंश घाटी से कौन सा और नदी होकर गुजरती है, वह नर्मदा और ताप्ती नदी होकर गुजरती है। इसी कारण वह अवसादों को नहीं ला पाती है और डेल्टा का भी निर्माण नहीं करती है। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है। अगला है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है। तो कौन सा नदी मुहाने पर, तो यह हो जाएगा तापी नदी। यह भी आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो देखिए, नर्मदा नदी है जो भारत को 2 भागों में, एक उत्तरी भारत का और दक्षिणी प्रायद्वीपीय में, इसे विभाजित करता है। यही नर्मदा श्रेणी, नर्मदा नदी जो विंध्याचल श्रेणी के नीचे और सतपुड़ा के ऊपर में है, मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 में, दक्षिण भारत की नदियां की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी वह गोदावरी होगा जो 1465 किलोमीटर है, जबकि दूसरी में नर्मदा आता है 1400 किलोमीटर। अगर 38, अगर इसमें गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के कहाँ पर है, आप इसका जवाब बताइए। महाराष्ट्र में कहाँ पर है, यह त्रिम्बकेश्वर से है। तो ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर से। और कृष्णा नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए, प्रश्न ये भी पूछता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यह है सह्याद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट इसे हम लोग कहते हैं, महाबलेश्वर से। वहीं कावेरी का है कहाँ से, यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी कर्नाटक के कोयडू जिले में स्थित है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 में है। 39 में है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा या गोदावरी को जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। अभी हम लोग चर्चा किए, गोदावरी का उद्गम स्थल त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर से है, त्रिम्बेक गाँव से है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किसका उद्गम स्थल है, अभी चर्चा किया, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी का है। और जनापाव पहाड़ी से किसका है, वह चंबल से है। नेक्स्ट देखेंगे 41 में, 41 कह रहा है कि वैन गंगा, पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह सिर्फ पैन गंगा और वैन गंगा नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट है जो पूछता है एग्जाम में, जैसे इंद्रावती, उसके बाद प्राणहिता, उसके बाद कौन कौन हो गया, मूला हो गया, दूधना हो गया, ये सभी क्या हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन हो गया, तो कृष्णा का हो गया
सहायक नदियाँ वो हो गया, ये तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, मालप्रभा, घाट प्रभा हो गया, और वेन गंगा और पेन गंगा, सॉरी पेन है, वेन नहीं है, पेन, पेन गंगा और वेन गंगा। यहाँ पर है वैन और पैन, वैन पैन रहे तो गोदावरी होगा, यह चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और वही रहता पैन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, उसमें पेन होता है और वेन होता है कृष्णा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, अब बताइए कौन है। इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जिसका उद्गम भी है और मुहाना भी, दोनों भारतीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट 42 के बाद 43 देखते हैं। 43 में है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। अभी हम लोग चर्चा किए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडयू जिले से निकलती है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। सह्याद्री से कौन है, वह महाबलेश्वर है। अमरकंटक से अभी देखें, सोन है, नर्मदा है और महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में देखेंगे, 44 करा, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो जो कावेरी नदी है वह कहाँ गिरती है, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निकलती है कहाँ से, यह कर्नाटक से निकलती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसका जल विवाद है, ध्यान में रखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए जितने भी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, इसको ध्यान से समझिए ताकि आपको देखते ही देखते याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, देखिए यह करा दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे जाने जाते हैं, यह जाना जाता है कावेरी नदी को। अगर दक्षिण गंगा रहता सिर्फ तो वह गोदावरी होता, वृद्ध गंगा रहता तो गोदावरी होता, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा है तो कावेरी हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 में, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। अब बताइए, अभी चर्चा की कृष्णा श्रेणी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मतलब सह्याद्री के पश्चिमी यानी महाबलेश्वर से है उसका, और यह महाबलेश्वर सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 में, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी देखिए पंचगंगा और दूधगंगा यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब बताइए कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, पंचगंगा, दूधगंगा। अभी हम लोगों ने देखा कि पंचगंगा दूधगंगा किसका है, कृष्णा का है, और गोदावरी का क्या था, वेन गंगा और पेन गंगा तथा इंद्रावती, लेकिन कृष्णा का पंचगंगा और दूधगंगा। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने वेन या पेन कहीं वो लिखा रहता, दोनों वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी का ही होगा, और इंद्रावती भी गोदावरी का होगा, लेकिन कृष्णा के अंदर पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, उसके बाद हो जाता है मूसी, हो जाता है भीमा, हो जाता है तुंगभद्रा, कोयना, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ जो पूछता है। तो कृष्णा की कौन कौन बोले, पंचगंगा, दूधगंगा, दो गंगा से है और दो प्रभा से है, घाट प्रभा और माल प्रभा, और एक भीमा से, भीमा मूसी, उसके बाद एक है तुंगभद्रा और कोयना, यह कृष्णा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत होती, तभी हम लोग चर्चा कि नर्मदा और सोन है, हाँ है तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको, लेकिन अभी यह सबसे प्रदूषित नदी के रूप में भी है। यही छोटा नागपुर के पठार में कोयला का पट्टी मिला, ये दामोदर ही क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कामन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, यानी भूमि से बंधित है, कौन नदी है, भूमि से निकलती है और वहीं समाप्ति भी हो जाती है, लूनी नदी, ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, सबसे बड़ी वाह नदी कौन हो जाएगा, अब आप बताइए इसमें से, तो गंगा हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी अत्यधिक है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है, विश्व का, अभी इसके पहले भी चर्चा की, विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की जो धारा है प्रवाहित होती है बांग्लादेश में मिलती है, वहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो ध्यान में रखिएगा।
54 में है, बिहार में बहने वाली नदियों का किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली उद्गम नदियों सोन ऐसा है जो बिहार में बहती है, जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक है तथा यह दक्षिण से उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों में से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखा जाए 55 में, मानस किस नदी की उपनदी है? तो आप बताइए, मानस ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। 56 में है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से गुजरती है? तो आपको याद हो गया हुआ, 3 से 4 बार पहले भी आया। तो भ्रंश नदी से जैसे ही भ्रंश द्रोणी से आ जाएगा नर्मदा, ताप्ती मार दीजिएगा, तो ऑप्शन में नर्मदा है, नर्मदा हो जाएगा। 57 में देखिए, अमरकंटक पहाड़ियों से किस नदी? अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, कौन कौन? नर्मदा जो पूरब से पश्चिम चली जाती है, महानदी जो क्या होती है पश्चिम से पूरब चली जाती है, सोन जो दक्षिण से उत्तर चली जाती है। तो यही हो जाएगा, एक तापी और महानदी कौन है? 1, 2, 3 किस में है? नर्मदा हो गया, सोन हो गया और महानदी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखा जाए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया, कौन पथ परिवर्तन अधिक? कोसी। क्यों? कारण क्या होता है? कोसी नदी जब क्या होते ऊपरी पर मतलब पहाड़ों से निकल कर आती है तो ऊपरी भाग से वह काफ़ी मात्रा में क्या होती है, अवसादों को लेकर आती है। वही अवसादों के जम जाने के कारण क्या होता है, नदियाँ हर एक साल अपना मार्ग बदलती है तथा वह विध्वंसक तथा सबसे बड़ा बाढ़ भी उसी नदी में लेकर आती है, जो बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है, कोसी नदी। 59 में देखेंगे, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ। हिमालय काटकर बहकर कौन कौन आता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र भी आता है। ब्रह्मपुत्र कैसे आता है? यह तिब्बत के शुष्क एवं मैदानी भागों से गुजरते हुए तथा महान हिमालय के समानांतर बहते हुए वह क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा से डायरेक्ट दक्षिण की ओर मिलता है। तो यह नामचा बर्मा पर भी काटता है हिमालय को। उसके बाद अब बात की जाए, ब्रह्मपुत्र हो गया, अब सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी भी क्या होती है, यह भी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, बोखरचू हिमनद से। उसके बाद यह क्या करती है, लद्दाख में आती है और वहाँ पर एक महाखंड का निर्माण करती है गिलगित में, जो बुंज के नाम से जाना जाता है। वह बुंज महाखंड का निर्माण करती है। तो ये हो गया, तो ब्रह्मपुत्र भी करता है और सिंधु। अब सतलज देखिए, सतलज क्या करता है? सतलज नदी भी मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है और वह लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी को और जो लघु हिमालय है उसको काटते हुए वह भी महाखंड का निर्माण करती है। तो अब बताइए, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु किस में है? तो ऑप्शन बी में देखिए, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सतलज भी है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रंश रिफ्ट वैली से कौन? नर्मदा, ताप्ती, तो नर्मदा ऑप्शन में है। अब 61 में देखते हैं हम लोग, 61 में चलिए आइए, 61 में कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की अभी चर्चा की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, दूसरी नर्मदा जानी जाती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 में, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अब बताइए, भारतीय क्षेत्र में किसका नहीं है? गोदावरी का भारतीय क्षेत्र में है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? यह त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। झेलम की बात की जाए तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? यह पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी। चलिए आगे बढ़िए। रावी नदी कहाँ से निकलती है? यह रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलता है। यह रोहतांग दर्रे के थोड़ा पश्चिमी भाग से निकलती है। व्यास रोहतांग के व्यास कुंड से निकलती है। और घाघरा कहाँ से निकलती है? घाघरा मापाचुंग हिमनद से निकलती है। तो झेलम पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी की वेरीनाग से होती है भारत, ये तीनों भारत से, लेकिन घाघरा क्या होती है? भारत के बाहर से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह मापचुंग हिमनद। अब आप बताइए, मापचुंग हिमनद कहाँ अवस्थित है? इसका जवाब आप दीजिए। नेक्स्ट 63 में देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में किसका नहीं है? महानदी का है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, रावी का है, चिनाब का है। चिनाब कहाँ से निकलता है? यह दो धारा चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनता है और यह सरिता कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश में मिलती है। उसके बाद यह चिनाब के नाम से आना था। तो ब्रह्मपुत्र हम लोगों ने देखा, यह कैलाश यानी तिब्बत के पठार में मानसरोवर के निकट कौन सा? चेमायुंग हिमनद से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
64 में देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अब बताइए भारत में किसका नहीं है। अभी चर्चा किए सतलज का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सतलज का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल झील से है, तो यह भारत में नहीं ही है। रावी का हम लोगों ने अभी देखा, रावी का कहाँ पर है, रावी का रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से है। चेनाब का कहाँ पर है, तो चेनाब का हम लोगों ने देखा कि यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनता है। यह दोनों सरिताओं कहाँ मिलती है, हिमाचल प्रदेश में, वही चिनाब के नाम से आने जाती है। ब्यास भी हम लोगों ने चर्चा अभी की कि ब्यास और रावी दोनों रोहतांग दर्रा से है, तो ब्यास है जो रोहतांग दर्रा के ब्यासकुंड हिमनद से निकलता है, और जबकि रावी रोहतांग के थोड़ा पश्चिमी भाग से वहाँ से निकलता है, तो यह सतलज होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखेंगे निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सही है, किसके सिवाय सही है। क्या नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, चलिए इसको रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से गुजरती है, बिल्कुल है, भ्रंश घाटी से होकर ही गुजरती है। फिर डी है नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, हाँ नर्मदा पर ही सरदार सरोवर बांध को अभी पोषित किया गया है, इसका पोषित यहीं से होता है, तो इसका बी हो जाएगा, जो यह गलत है, महाकालेश्वर मंदिर नहीं है इसके किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में देखेंगे कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन है, दो है गंगा वाला, कौन कौन गंगा वाला है, पंचगंगा और दूध गंगा। उसके बाद प्रभा वाला दो, माल प्रभा और घाट प्रभा, और एक हम लोग पढ़े थे तुंगभद्रा और कोयना। उसके बाद और था भीमा और मूसी, यह कृष्णा की सहायक नदी थी, और जबकि अमरावती यह किसकी है, यह कावेरी की सहायक नदी है। एक और है अमरावती या भवानी है, कबाइनी भी करके है, तीन गो इसकी साइड। नेक्स्ट देखेंगे 67 में इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो लूनी नदी है अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है, और वह मैदान में से निकलती है, मैदानी भाग में ही समाप्त हो जाती है, तो लूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के नीचे वर्णित उत्तर की ओर प्रवाहित पर कौन सा है। अब देखिए गंगा की सहायक नदियों में नीचे जो वर्णित है चारों ऑप्शन, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। कोसी, तो कोसी उत्तर से दक्षिण आता है, इसे बिहार का शोक भी जाना जाता है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी भी जाना जाता है। घाघरा, यह भी गंगा की सहायक नदियां हैं जो हिमालय से ही आती है, यानी नेपाल से ही निकल के उत्तर से दक्षिण आती है। सोन, यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर के सोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में देखेंगे भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है। देखिए डेल्टा कौन कौन बनाती है, डेल्टा दो नदी बनाती है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती किस में है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, सॉरी डेल्टा तो नर्मदा ताप्ती नहीं बनाती है ना, तो जिसमें नर्मदा ताप्ती रहेगा वह होगा नहीं, नर्मदा वाला होगा नहीं, तापी वाला होगा नहीं, तापी वाला, यह कावेरी गंगा महानदी या डेल्टा बनाती है। 70 भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है, यह अभी हम लोग किए कि जो गंगा नदी का उद्गम है उसकी मुख्य धारा कौन कौन है, भागीरथी है जो गंगोत्री से निकलती है, तथा वह जब भागीरथी उत्तराखंड के में देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है, तो वह भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा के नाम से, वही देवप्रयाग हो जाएगा, डी। 71 में देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, तो गंगा ब्रह्मपुत्र ऑप्शन ए में है। 72 में देखिए 72 में सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो हम लोगों ने भी चर्चा किया कि जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है यह कैलाश पर्वत के निकट, जो बात की जाए मानसरोवर झील के पास में ही है, जो हिमखंड है वह कौन है, बोखरचू हिमनद से निकलती है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी, यह देखिए गोदावरी नदी निकलती है पहले कहाँ से, यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। 74 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपरांत से नहीं निकलती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपरांत से नहीं निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार दामोदर भी यह प्रायद्वीपीय पठार में आता है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग
क्या है? छोटा नागपुर के पठार के पूरब से। चंबल भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत में ही आता है, जो कहाँ से निकलता है? यह चंबल जनापाव पहाड़ी से निकलता है, जो मालवा के पठार में आता है। सोन, यह भी प्रायद्वीपीय पठार में आता है, लेकिन यमुना नदी है प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आती है, यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती, कौन दो पर्वत श्रेणियों को? तो वह नर्मदा है, जो ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे में सतपुड़ा श्रेणी से, यहीं से नर्मदा निकलती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भीत वाली नदी कौन सी है? तो कह रहा है सबसे ऊंची ज्वार भीत वाली। इसका जवाब आप हमें बताइए क्या होना चाहिए कि ऊंची ज्वारीय भीत वाली नदी कौन सी है? कावेरी है, हुगली है, कृष्णा है, कावेरी है, क्या होगा इसका जवाब? 77 में देखिए बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यह यमुना में मिलती है, यूपी में। बेतवा, केन सभी जाकर यमुना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो अभी हम लोग किए थे कोसी। कारण क्या होता है, जब यह ऊपरी भागों से आती है नदियाँ, यानी निकलकर पठारी पर्वतीय भागों से, तो काफ़ी मात्रा में अवसाद को लेकर आते हैं। वही अवसाद के जमा हो जाने के कारण क्या होता है, नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है। इसीलिए अन्य नदियों में सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को कौन बदली है? कोसी नदी, जो भयंकर बाढ़ों के लिए भी कुख्यात है। तो कोसी हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करें, समझ में नहीं आता 1 से 2 बार क्लास को देखें, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।